हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ सुनील कुमार और आज 17 फरवरी की न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। K9 वज्र टैंक के बारे में जानेंगे। ग्रेट नोकोवर प्रोजेक्ट है, न्यूज़ में है, फिर से एनजीटी ने इसको मंजूरी दी है, इसको जानेंगे थोड़ा सा। हमारे प्राइम मिनिस्टर इसराइल जाएंगे। समृद्धि पोर्टल रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है। बांग्लादेश इलेक्शंस हुए हैं। फूड अडल्ट्रेशन है, सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे। ये जो आप टैंक देख रहे हैं, ये K9 वज्र टैंक है। इसको L&T ने डेवलप किया है, L&T ने, और ये साउथ कोरिया के साथ मिलकर डेवलप किया है इसको, राइट। आप देख सकते हैं ये वज्र घाट एक्सरसाइज है जो कि आपकी राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में हो रही है, फील्ड टेस्ट रेंज। ओके। और ये इंडियन आर्मी करेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ना तो एयरफोर्स टैंक चला सकती है ना ही नेवी टैंक चला सकती है, तो आर्मी के ही अंडर में ये टैंक्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था द पाइटन डेला फर्नेस। मैंने कहा था ये फर्नेस जैसा वोल्केनो है, ये रीयूनियन आइलैंड के साउथ ईस्ट में पड़ता है। मतलब अगर ये रियूनियन आइलैंड है तो इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पे ये पड़ेगा कहीं, ऑलराइट। यूपीएससी में पूछ लेते हैं कभी, यही शब्द को बदलेंगे, जनरली नॉर्थ ईस्ट में दे देंगे इसको, तो आपको इसको पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, शिवरात्रि के टाइम पे ये होली डिप, मतलब एक होली डिप डुबकी लगाने के लिए, ये याद रखना, रामकृष्ण बीच है ये, राम कृष्ण बीच, विशाखापट्टनम में पड़ता है, विशाखापट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। जस्ट रिमेंबर दिस, रामकृष्ण बीच कहाँ पे है। एनजीटी ने क्लियरेंस दे दिया, देखो 2023 में भी क्लियरेंस दी थी सेम ग्राउंड्स पे कि ये आपका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये इंडिया के लिए। ओके। तो इसमें हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं, प्रपोज्ड एयरपोर्ट है, एक एयरपोर्ट बनाएंगे, एक पावर प्लांट बनाएंगे, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, ठीक है। विदेश से कोई भी शिप आ रही होगी तो यहाँ पे तेल पानी लेगी और उसके बाद चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, एक टाउनशिप भी यहाँ पे बनाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल नुकसान क्या होने वाले हैं, कम से कम 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, ठीक है। जो कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे गालाथिया नेशनल पार्क है, ये जो ग्रीन ग्रीन रीजन देख रहे हैं पूरा ही पेड़ों से भरा हुआ है। इन रीजन्स पे ये चीज़ें बनाई जाएंगी, इस रीजन पे डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये नुकसान यहाँ पे होने के इसके चांसेस हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो एनजीटी है, उसने साफ साफ कह दिया है कि जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है वो कम है, स्ट्रेटेजिक रोल इसका बहुत ज़्यादा है, चाइना को काउंटर करने के लिए कहिए, चाहे इकोनॉमी के लिए कहिए, चाहे हमारी जो ट्रेड है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए, प्लस जो राइजिंग बांग्लादेश थ्रेट है, कूप हुआ है म्यांमार में, है ना, जो इंडिया की सागर पॉलिसी है, बिम्स्टेक है, उसके लिए आप देख लो, चाहे आप इंडियन ओशियन में इंडिया का रोल देख लो, उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको जानबूझकर डिले करवाया जा रहा है, डिले करवाया जा रहा है, जिससे कि ये प्रोजेक्ट ना बन पाए और इंडिया को मतलब ऑटोनॉमी, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए इंडियन ओशन रीजन में। जाहिर सी बात है, इसको फंड कौन कर रहा होगा, चाइना फंड कर रहा होगा, यूएसए फंड कर रहा होगा, बहुत सारे लोग इसको फंड कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, मैंने आपको बताया है। तो इसका मेन काम होना चाहिए एआई का जॉब क्रिएट करने का, ना कि जॉब तोड़ने छीनने का लोगों का। तो ये बात की गई है यहाँ पे। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है हमारे CEA, ये याद रखिएगा, ये आपके वी आनंथा नागेश्वरन हैं, CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इनका नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट में आपको बात कर लेते हैं इसकी। तो ये जो 2 लाख रुपए पर वुमेन देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, बिहार के जब इलेक्शंस हुए थे, तो ये जो CM मतलब चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को पॉपुलरली जीविका ग्रुप्स बोला जाता है यहाँ पे बिहार में, तो 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। और इसमें 10,000 रुपये, 10,000 रुपये करके दिए जाएंगे, मतलब एक तरह से पहला इंस्टॉलमेंट इतना दे दिया, प्लस फर्दर 2 लाख रुपये तक इसमें दी जाएगी। तो आप ये याद रखिएगा, CM वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम किस स्टेट की है, ये बिहार की है। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे इजराइल जा रहे हैं। तो इंडिया ने देखो गाजा पीस प्लान का तो सपोर्ट किया है, जो 20 पॉइंट पीस प्लान दिया था ट्रंप ने, उसका तो सपोर्ट किया, लेकिन जो बोर्ड ऑफ पीस इस्टेब्लिश किया था यूएसए के ट्रंप ने, उसको हमने ज्वाइन नहीं किया है। तो देखिए, नेतन्याहू ने भी बहुत सारे बयान दिए हैं कि हम यूएसए पर फंडिंग के लिए, मतलब पैसे के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, प्लस टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी मतलब जो यूएसए के प्रति ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि गोला बारूद इनको चाहिए, तो वो जो आर्सनल है वो यूएसए से डिपेंडेंसी को कम करके इसको डाइवर्सिफाई करना है। तो ये नेतन्याहू कई बार बोल चुके हैं कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया के तहत हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी हो जाती है दोनों कंट्रियों के लिए, और दिस इज़ बीइंग पुश्ड बाई ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो इनको पुश कर रहे हैं, मतलब पुल कर रहे हैं टुगेदर। ट्रम्प की जो पॉलिसी हैं, इन ये दोनों एक कंट्री एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रही हैं। मेन मुद्दा क्या है, पीपल टू पीपल
कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है दोनों कंट्रियों के बीच में, दोनों कंट्रियाँ एक दूसरे की रेस्पेक्ट करती हैं। दूसरा है जो एनिमीज़ हैं दोनों के सेम है, वो है रेडिकल इस्लाम, ठीक है कि नहीं। तीसरा है जो नीड्स हैं, जैसे कि आपकी हो गई वाटर हो गया, है ना, टेक्नोलॉजी हो गया, इंडिया को चाहिए, ठीक है। इसको डबल वांट्स बोलते हैं, मतलब दोनों की चाहतें सेम हैं और फुलफ़िल करते हैं एक दूसरे को। हमको वाटर और जो कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और डिफेंस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिया को चाहिए। इनको चाहिए पीपल टू मैन्युफैक्चर देम, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनको बढ़ानी है नेतन्याहू को। तो इसराइल को एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। तो इंडिया की और रशिया की जिस तरह की पार्टनरशिप है लॉन्ग टर्म रिलायबल, इसी तरह से ये दोनों कंट्रियाँ एक दूसरे को देखती हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट रहने वाली है। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें निकल के आती हैं। याद रखिएगा 25 फरवरी को है और जिन लोगों के इंटरव्यूज़ हैं वो इसमें ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, एआई पावर्ड भारत विस्तार को लॉन्च करने की बात कही गई है। ये है क्या बेसिकली, भारत विस्तार की फुल फॉर्म बता देता हूँ। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी फार्मर्स को। इसमें फ़ोन कर सकते हैं इन, मतलब खुद की लैंग्वेज या तो मोबाइल से फ़ोन करके देख लो या कैसे भी करके आप ये 15526 में डायल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको क्या क्रॉप प्लानिंग करनी है, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या वो लगाना है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 24 घंटे अवेलेबल है। इसको लॉन्च किया गया है। जो हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सॉरी, शिवराज सिंह जी, और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है कि नहीं। और कई सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 स्कीम्स हैं और ये हैं, जैसे पीएम किसान है, फसल बीमा योजना है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, किसान केसीसी है, इस तरह की कई सारी स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट ये क्विज आई है, इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं। जो डार्विन है उसने पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी, इनिशियली मेडिसिन के क्षेत्र में इसने पढ़ाई की थी। नेक्स्ट, जो ऐसे पॉपुलेशन पे जो ऐसे लिखा था थॉमस माल्थूज ने 1798 में, ठीक है कि नहीं, उससे डार्विन बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। थॉमस माल्थूज ने ये बोला था कि जो पॉपुलेशन है वो तो जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस तरह से बढ़ती है समय के साथ साथ, ये अगर टाइम है तो, लेकिन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जो खाना पानी है, वो लीनियरली बढ़ता है। तो इसमें क्या होगा, ये गैप क्रिएट हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होंगे, फिर होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसने कॉन्फ्लिक्ट्स को निपटाने के लिए दो चीज़ें बताई थी, एक थी पॉजिटिव चेक्स, एक थे प्रिवेंटिव, ठीक है कि नहीं। आप कॉन्फ्लिक्ट्स को देख पा रहे हैं। पॉजिटिव चेक्स में, मतलब प्रिवेंटिव चेक्स में इसने बोला था कि अडल्टरी करो, ठीक है, बच्चे पैदा नहीं करने, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी, मुद्दा ये, अगर तुम्हें सेक्स वगैरह करना है तो अडल्टरी करो, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स वगैरह में जाओ, इस तरह की बातें बोली थी। इनका मानना ये था कि लड़का लड़की एक साथ हैं तो इसका मतलब बच्चा हो जाएगा उनका, सीधी सी कहानी ये थी। जो पैशन है मेल और फीमेल के बीच में, इट इज़ सो पावरफुल कि उनको कुछ नहीं दिखता है एंड दे विल कॉन्सूमेट इट। तो प्रिवेंटिव चेक्स की बात कही थी और बोला था कि आप सेलिवेसी प्रैक्टिस करो, साधु संत हो जाओ, बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। प्लस पॉजिटिव चेक्स में ये कहा था, जो आज के समय में देखने को भी मिल रहा है, इसकी वजह से जैसे वाटर डेफिसिट हो गया तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा, खाना नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वर्ल्ड वॉर्स हो सकते हैं, नहीं समझे, और फिर डिजीज़ आ जाएंगी, है ना, फायर्स हो जाएंगी और क्लाइमेट चेंज होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इससे के बहुत ही प्रभावित हुए थे डार्विन माल्थूस के ऐसे से। प्लस एक स्कॉलर है, उसने इंडिपेंडेंट अराइव्ड आइडिया किया था, मतलब नेचुरल सिलेक्शन पे, तो उसका नाम था अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। तो आप इसमें बस ये याद रखिएगा वॉलेस लाइन क्या होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर आप देखोगे तो पूरी इंडिया का पूरे वर्ल्ड को एक तरफ रख दो और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन को और न्यूजीलैंड हो गया, इस रीजन को एक तरफ रख दो, तो जो डाइवर्सिटी है बहुत ही डिफरेंट है। इस रीजन में अलग जानवर मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में, न्यूजीलैंड वाले, इन सारे आइलैंड कंट्रीज में बिल्कुल अलग एनिमल्स मिलते हैं। तो ये जो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन दीज टू डाइवर्सिटीज, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दिस वॉलेस लाइन, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। नेक्स्ट 1871 में एक बुक पब्लिश की थी डार्विन ने, सेक्सुअल सिलेक्शन पे बात की थी, डिसेंट ऑफ मैन। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, बट आप ये पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, एक राजस्थान में फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री फायर क्रैकर्स की थी। ये एक न्यूज़ ने तो नहीं बताया कि इलीगल फैक्ट्री थी, एक अखबार ने, दूसरे ने बताया कि इलीगल फैक्ट्री थी। तो फायर क्रैकर्स की है, तो इसमें आग लगी है, कई सारे लोग मर जल के राख हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट किया। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें किस तरह से डील करना चाहिए, अगर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है। देखो, इलीगल चाहे फैक्ट्री कैसी भी हो, ओके, लेकिन अगर इंसिडेंट हो जाता है तो इवन इफ फैक्ट्री इज इलीगल, जितने भी स्टेब्लिश प्रोटोकॉल हैं आग से निपटने के लिए जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दे रखे हैं, ये अप्लाई होंगे रिगार्डलेस एनीथिंग। चाहे फैक्ट्री इलीगल है चाहे कुछ भी है, पहले आग बुझाई जाएगी, ये सबसे जरूरी काम है, ठीक है कि नहीं। बाद में उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी सेट की जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या करना चाहिए, बेसिकली सबसे पहले करना चाहिए हमको अलार्म्स को एक्टिवेट कर देना है और इवैक्यूएट पे काम करना है कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए।
100 नंबर पे अब तो ये 112 हो गया है, और इमरजेंसी जो फायर डिपार्टमेंट है इस नंबर पर तुरंत कॉल करे जो भी देखता है। तीसरा है कि अगर कोई केमिकल स्पिल ओवर होने के चांस हैं, है ना, या फिर कोई हजार्डस सब्सटेंस है, उसको कंटामिनेंट को रोक के रखना है, कंटेन करना है बेसिकली, ठीक है कि नहीं, और रेस्क्यू करना है लोगों का। और नो लॉकआउट्स, ऐसा नहीं करना है कि अंदर लोग बंद हैं कि केमिकल्स बाहर आ जाएंगे या लोगों की और जान को खतरा आएगा तो फैक्ट्री के गेट को ही बंद कर दें पर लोग बाहर से और लोगों को मरने दें। तो ये काम नहीं करना है, ओके। तो जब भी अगर इस तरह की सिचुएशन होती है फायर के केस में, अगर आपसे एथिक्स में GS 4 में भी ये पूछ सकते हैं कि क्या करोगे अगर आग लग जाएगी, आप DM हो तो आपको यही प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। इट डजंट मैटर वेदर फैक्ट्री इज लीगल और इलीगल, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोटोकॉल्स दैट विल फॉलो इन केस ऑफ लीगल फैक्ट्री फायर्स, ओके। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं पोस्ट इंसिडेंट आप क्या करोगे। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करेंगे, जो ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स हैं इस इलीगल फैक्ट्री के, उनको IPC के तहत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत इनको जेल भेजा जाना चाहिए। मर्डर और इंडेंजरिंग लाइव, ये सारे केसेस इन पर लगने चाहिए। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट्री बीइंग अनरजिस्टर्ड। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज अप्लाइड मेकिंग द ओनर, मतलब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब होता है जो ओनर है वही अकाउंटेबल है डेथ्स एंड इंजरीज के लिए। नेक्स्ट, कंपनसेशन अनाउंस करना चाहिए विक्टिम्स को NGT के तहत, कितना भी दिया जा सकता है, चाहे 20 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, इट डजेंट मैटर। इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन करना चाहिए, डिमोलिशन करो उस बिल्डिंग का और उसको सील करा जाना चाहिए, और इंस्पेक्शन होना चाहिए, ऑडिट्स होने चाहिए उस रीजन में और भी कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अगर आग लगती है तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को डील करना है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, महिला समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है, देखो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। इसमें महिला समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी कि हम हर महिला को 2,500 रुपये पर मंथ देंगे, ओके। उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी हाउस होल्ड इनकम 2.5 लाख से कम है। तो ऐसा माना जा रहा है कि महिला समृद्धि योजना का जो महिला समृद्धि पोर्टल है इसको 8 मार्च तक लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि 8 मार्च को क्या पड़ता है आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे पड़ता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीत गई है बांग्लादेश में चुनाव, और तारिक रहमान आपके इसके प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। पूरे जितने भी लोग इसमें जीते हैं 209, केवल और केवल 2 हिंदू हैं 297 सीट्स में से, ठीक है। और देखा जाए पार्लियामेंट की बात करें तो इंडिया में ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन है रादर देन इन दिस बांग्लादेश। तो देखो मैं आपको बता दूं, एक तो थी खालिदा जिया, एक थी आपकी दूसरी वाली कौन थी जो इंडिया में है, उसका नाम मैं भूल गया, हाँ शेख हसीना। तो इन दोनों में 1990s में लड़ाई चली थी कि कौन पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करना चाहता है, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ बेगम्स, ठीक है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है शेख हसीना जीती थी, और ये खालिदा जिया की पार्टी से ही ये आदमी बिलोंग करता है। ये पार्टी एंटी इंडिया थी, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये तारिक रहमान एक नई विचारधारा का आदमी है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसके फैसले क्या रहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस डज दिस मैन मेक्स, उसके बेसिस पर ही हम देखेंगे। इन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी की हैं कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करना चाहते और हम बांग्लादेश को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें की हैं इन्होंने। बट द टाइम विल टेल कि जैसे भाई ट्रंप का भी हम देख रहे थे कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन ट्रंप हैज़ बीन प्रूवन टू बी द वर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA फॉर इंडिया, ओके। तो हम कुछ नहीं कह सकते, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं किस तरह के ये अलाइनमेंट करते हैं, क्या ये चाइना और USA की गोद में जाके बैठेंगे और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाएंगे, या फिर इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उस पर ये देखा जाएगा, वी विल सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एपेक्स कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, नो क्वेश्चन ऑफ स्टे ऑफ RTI अमेंडमेंट्स। देखो RTI में अमेंडमेंट कर दिया था थोड़ा सा कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ने बोल दिया था कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको दिया नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। तो सेक्शन 8 को आप याद रखिए, ये बोलता है एग्जेम्पशंस की बात करता है, ठीक है कि नहीं। सेक्शन 44 डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात करता है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो इसी पे बोला है कि जाहिर सी बात है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको क्यों कोई डिस्क्लोज करे, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो वुमेन की चॉइस है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि 30 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 2021 का, ये बोलता है मैक्सिमम 24 वीक की प्रेगनेंसी ही टर्मिनेट की जा सकती है। इससे पहले एक 27 साल की महिला गई थी, उसने बोला था कि 26 साल की उसकी प्रेगनेंसी थी, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि नहीं 24 महीने से 24 वीक से तुम्हारी ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, हम तुमको अलाउ नहीं कर सकते अबॉर्शन के लिए। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 30 वीक के लिए भी अलाउ कर दिया है। तो मुद्दा ये है कि देखो केस टू केस ये डिसाइड करना चाहिए। इस केस में मैरिड महिला थी, तीसरी संतान थी उसकी,
ठीक है कि नहीं, जहाँ तक मुझे याद है मैंने पढ़ा था इसको। इसकी थर्ड संतान थी ये, और वो वूमेन ये कह रही थी कि मेरे पास 2 बच्चे पहले से ही है, मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकती, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो फेल हो गए थे और मुझे पता नहीं था, हमें पता नहीं चल पाया क्योंकि वो लैक्टेटिंग मदर थी, तो उनको पता नहीं चलता है, पीरियड्स में भी अनॉमली हो जाती है, तो उसको पता ही नहीं चल पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके इसके केस में ये गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन इसके केस में परमिट किया है क्योंकि ये जो लड़की है वो टीन एजर है, ठीक है कि नहीं, और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केस टू केस पे ये डिसाइड करना चाहिए। प्लस बच्चा जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है, बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है, इसके केसेस में किसकी राय ज़्यादा होनी चाहिए, मेल मेंबर की या फीमेल मेंबर की, या फिर फैमिली का जॉइंट डिसीजन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, प्रेगनेंसी की बात करें तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि जो वुमेन है वो खुद से फैसला करे, है ना, राइट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग ओन फर्टिलिटी, अपनी खुद की फर्टिलिटी के बारे में। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ये याद रखना है इसको, ठीक है। तो सबसे जो मेन है वो है जॉइंट डिसीजन, सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो आइडियल फैमिली हार्मनी के लिए मेल और फीमेल को मिलकर जॉइंट डिसीजन लेना है ना। तो जॉइंट डिसीजन एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द लीगल एंड एथिकल कॉन्शियस प्रायोरिटाइजेज इंडिविजुअल फीमेल ओवर इंडिविजुअल फीमेल ऑटोनॉमी। मतलब मेल प्लस फीमेल मिलकर फैमिली फैसला जो करते हैं कंसेंसन से, वो ऊपर माना जाना चाहिए फीमेल ऑटोनॉमी से, ये इनका मानना है, ठीक है। ये एआई का मानना है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं है, ठीक है। मैं ये आपको आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि मेल फीमेल दोनों अगर जॉइंट फैसला ले रहे हैं तो अच्छा है, अकेला रादर देन अकेली फीमेल ले रही है, क्योंकि जो बच्चा है दोनों को ही मिलके पालना है, ओके। आर्गूमेंट क्या है कि फीमेल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, केवल वुमेन अलोन फैसला ले, ये बोलते हैं बॉडीली इंटीग्रिटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो आर्टिकल जो 21 है वो कहता है कि पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, तो जाहिर सी बात है हर एक इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिव राइट्स के प्रति, मतलब जो वुमेन है उसको फैसला लेने का अधिकार है। दूसरा आर्गूमेंट फीमेल्स के फेवर में है कि ये कोअर्जन को रोकता है। जनरली क्या होता है कि वुमेन को कोर्स किया जाता है कि बच्चा करो, लड़का नहीं हुआ है तो लड़के करते रहो जब तक कि लड़का ना हो जाए, ठीक है कि नहीं, तो उससे भी रोकता है। तीसरा है कुछ लीगल प्रेसिडेंट्स भी हैं, कोर्ट्स ने भी कई बार बोला है कि प्रेग्नेंट वुमेन को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करो, ना ही उनको ये बोला जा सकता है कि तुम ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट हो, तो ये कोर्ट ने भी कई बार बोला है। तो ये 3 आर्गूमेंट्स हैं कि केवल और केवल वुमेन फैसला ले। नेक्स्ट आर्गूमेंट कहता है जॉइंट डिसीजन मेकिंग में, ये तो बहुत अच्छा है, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई मम्मी पापा की दोनों की बच्चे को लेके। इंप्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स होते हैं कि अगर पार्टनर दोनों वो हैं तो। प्लस रिड्यूस्ड बर्डन, तो वुमेन का अकेले का बर्डन नहीं होता। इससे पहले बैठ के बात कर लो मेल और फीमेल कि अगर बच्चा करेंगे तो आधे काम जो मेल के होंगे वो ये करेगा, कुछ काम ये होगा, और अनडिस्प्यूटेडली बिना लड़ाई झगड़े करे ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को उठानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है फीमेल का भी बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, कि डायपर्स चेंज करने हैं तो मेल ही मेल करेगा, है ना, बच्चे को नहलाना है तो फीमेल करेगी, एक दिन सुला लेगा बच्चा, एक दिन फीमेल सुलाएगी, एक बार मतलब अल्टरनेट उठ के जाएंगे रात रात में, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर फाइनलाइज हो जाए तो अच्छा है। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट क्या कहते हैं मेल डिसीजन मेकिंग के, भाई पैट्रियार्कल कंट्रोल है, लैक ऑफ नॉलेज होती है आदमी को, उसे क्या पता है कि फीमेल किस तरीके से गुजरती है, बच्चा होता है तब, ठीक है। तो इसलिए अकेला मेल तो डिसाइड नहीं ही करना चाहिए, ठीक है। समरी क्या है भाई, कपल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मिल के डिसीजन लें और ये सारे काम करें, ये मेरा मानना है। आप अपने कमेंट्स करके बता सकते हैं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ एस वाई कुरैशी को लेके, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC रह चुके हैं, और ये आर्टिकल बेसिकली में इसलिए रखा है कि एक आदमी होता है ना, वो अपनी जो कोर है उसको नहीं भूलता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इन्होंने रिसेंटली जो SIR हो रहा है उसमें जैसे जनरली इलीगल मुस्लिम्स आके बसे हुए हैं, उनके नाम अननेसेसरली मतलब गलत तरीके से उसमें ऐड किए गए, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको रिमूव नहीं किया जा रहा है। जनरली उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है, ऐड करवाना चाहते हो कि तुम्हारा कोई पता नहीं, तुमने कभी ये वो नहीं दिए, तो ज़्यादातर उसमें मुस्लिम्स ही निकल के आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इलीगल मुस्लिम्स यहाँ पे आके बसे हुए हैं। तो इन्होंने बोला है कि मतलब किस तरह के ये ऑटोनोमस रहे होंगे, आई डोंट नो। इन्होंने बोला है कि मुसलमानों का नाम लिस्ट में देख देख के ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब ये एक तरह से वो है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे थे ना, एक वो ये हामिद अंसारी, मुसलमान थे वो। तो इसी तरह का मतलब बुढ़ापे में आके बुजुर्ग होके एक मुस्लिम आदमी हमेशा अपनी आइडियोलॉजी को ही प्रेफर करता है, मुद्दा ये है। नेक्स्ट जो कुट्टू का आटा होता है बकवीट, उसका अडल्ट्रेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, डेथ नहीं हुई सॉरी, मतलब बीमार हो गए हैं, ठीक है। तो ये अडल्ट्रेशन का है, तो फसाई ने पोस्ट फैक्टो ये लोग काम करते हैं, पहले सैंपल नहीं लेंगे, पहले चेक नहीं करेंगे गड़बड़ क्या हो रही है, लेकिन कहीं पर गड़बड़ हो जाएगी फिर वहाँ पे सैंपल्स ले लेंगे, फाइन लगाएंगे, फिर यहीं पे घोटाला कर लेंगे कि तुमको चलो माफ़ कर देते हैं और इतने पैसे खिला दो। इस तरह की नौटंकी चलती रहती है। तो इसमें आप लोगों के क्या विचार हैं, इस मेहनत से डील कैसे किया जा सकता है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। न्यू CPI इंडेक्स मैंने आपको इसमें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें क्या किया है, वैसे तो हमारा 1.8% के करीब इन्फ्लेशन है, लेकिन
जो पुराने वाले सीपीआई के हिसाब से है, इस नए सीपीआई के हिसाब से 2.8% हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो फूड आइटम्स का वेटेज है वो 36% कर दिया, पहले 46% हुआ करता था। इतना कर दिया है कितने से? 46% से। जाहिर सी बात है कि फूड प्राइसेस बहुत कम चल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी नहीं है, तो उसकी वजह से ही इन्फ्लेशन बहुत लो चल रहा है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ऐसी बात की जा रही है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ठीक है, कई सारे फ्लैट्स हैं इसमें, तो हर एक घर में एक एक इंडिविजुअल एसी न लगा के अपन लोग क्या करें, छत पे एक सेंट्रलाइज्ड एसी लगा दें और सारे घरों में जैसे बिजली का बिल आता है उस तरह से एसी का बिल पहुंचा दिया जाए। तो जो डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स हैं, मतलब इंडिविजुअल कूलिंग है, उससे अर्बन प्लानिंग में मतलब जो ट्रबल होती है अलग अलग एसी लगाने से, और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट मैग्नीफाई होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका यही सॉल्यूशन है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस तरह से ये किया जा सकता है कि सारे लोग, एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, मान लो एक फ्लैट, एक घर यहाँ है, ये डिफरेंट डिफरेंट घर हैं, ठीक है, तो अलग अलग एसी, एक घर में 10-10 एसी हैं, ऐसा ना करके क्या करें, यहाँ पर एक कोने में जगह डेजिग्नेट कर दें, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम ये लोग बना दें इस तरह का, है ना, और फिर सारे फ्लैट्स में यहाँ से ठंडी ठंडी हवा पहुँचाई जाए अंडरग्राउंड नेटवर्क के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि बिजली की भी बचत होगी, प्लस एनवायरनमेंट को लेस डैमेज भी होगा, है ना, और बहुत अच्छा काम हो जाएगा। यही इसमें कहने की बात की गई है। थैंक यू। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये पीडीएफ मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी जाइए और सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए @news2notes, या फिर आप इसको स्कैन कर लो तो आप डायरेक्ट वहीं पहुँच जाओगे। थैंक यू वेरी मच।